सेफ्टी सिस्टम है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट आता है, उसकी वजह से एयरक्राफ्ट का जो पावर सिस्टम है उस पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, वो आइसोलेटेड है, तो हम उसको उसकी सप्लाई अलग से हम कट कर दें तो फिर वो आइसोलेटेड ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे एयरक्राफ्ट पे। द इंटीग्रिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइट सिस्टम इज थस मेंटेन, तो इसका क्या होता है कि एयरक्राफ्ट के फ्लाइट की इंटीग्रिटी बनी रहती है कि कोई नेविगेशन सिस्टम पे, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम पे अफेक्ट नहीं पड़ता है एयरक्राफ्ट से, आईएफई सिस्टम से। सम आईएफई सिस्टम है वो मास्टर स्विच इन द कॉकपिट, और कुछ कुछ आईएफई सिस्टम में क्या होता है कि मास्टर स्विच भी होता है कॉकपिट में, कि अगर कहीं पे भी कुछ भी जो है फॉल्ट आ रहा है तो तुरंत मास्टर स्विच से जो है हमारा फ्लाइट क्रू क्या करेगा, तुरंत उसको शट डाउन कर देगा, ऑफ कर देगा, जिससे कि दूसरे किसी सिस्टम पे अफेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये जो था हमारा 6.7 था, आई थिंक पेज नंबर क्या था, 6.7 में 2022 का जो है कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए, जो भी रेफरेंस मैं बताते चलूंगा वहां पे आपको देखते जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा केबिन इंटरफोन आईएफई फ्लाई बाय वायर, फ्लाई बाय वायर ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में पेज नंबर 169 के अलावा एक पेज, दो पेज और है हमारा लास्ट चैप्टर में, जहां के थोड़े से पॉइंट्स याद कर लेने हैं। फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, तो जब फ्लाई बाय वायर चैप्टर पे आएंगे तो उसमें कई सारे एडवांटेजेस दे रखे हैं। रिड्यूस मेंटेनेंस टाइम, वेट सेविंग, गस्ट और लोड एलिवेशन, ऑटोमेटिक मैन्यूवर, एनवेलप प्रोटेक्शन, इंप्रूव्ड हैंडलिंग, फ्यूल सेविंग। ठीक है, तो ये सारे क्या है फ्लाई बाय वायर के एडवांटेजेस हैं, जैसे कि वेट सेविंग, तो पावर पैक सिस्टम्स लगा दिए गए, हाइड्रोलिक सिस्टम को हटा ही दिया गया, तो फ्लाई बाय वायर हमारा आ गया, वहां से मोटर कंट्रोल करेगा हमारे एयरक्राफ्ट के सरफेसेस को। ठीक है, तो वेट सेविंग, द एलिमिनेशन ऑफ द कन्वेंशनल कनेक्टिंग रॉड, केबल, पुलिस, चेन सिस्टम को हटा दिया गया, टुगेदर विद द मैकेनिकल एडजस्टमेंट फील्ड एंड इंटरकनेक्टिंग यूनिट सेव द कंसीडरेबल वेट, इवन अलाउइंग फॉर द वेट ऑफ द कंप्यूटर एंड केबल सिस्टम विच आर इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिप्लेसमेंट। तो वेट सेविंग हो गई, फ्लाई बाय वायर सिस्टम आया तो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट है जो काफी वेट की बचत हो गई। फिर केबल सिस्टम आया, केबल सिस्टम में फिर मल्टीप्लेक्सिंग आया, मल्टीप्लेक्सिंग से केबल की और जो है कई सारी चीजें जो है खत्म हो गई। तो उस तरीके से फ्लाई बाय वायर आते आते जो है काफी ज्यादा वेट का जो है हमको एडवांटेज मिला कि वेट जो है एयरक्राफ्ट का कम हो गया। रिड्यूस मेंटेनेंस टाइम, मेंटेनेंस टाइम जब कोई चेन गियर पुली सिस्टम है नहीं तो मेंटेनेंस टाइम नहीं, सिंपल सा एलआरयू है उसको रिप्लेस कर देते हैं, मेंटेनेंस हुआ तुरंत उसको रिप्लेस कीजिए, एयरक्राफ्ट हमारा फिर से रेडी है, वो एलआरयू जाएगा ओवरऑल होने के लिए। ठीक है, तो फ्लाई बाय वायर सिस्टम से हमको क्या हुआ कि रिड्यूस मेंटेनेंस टाइम, कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम कैन वेरी मेंटेनेंस पावर कंज्यूमिंग वेयर मेंटेनेंस इज कंसर्न बिकॉज ऑफ द नीड टू मेक मेनी एडजस्टमेंट टू द मैकेनिकल कंट्रोल रन्स इन सितु। तो इससे क्या होता है कि एडजस्टमेंट मैकेनिकल सिस्टम में जो था हमारा कि एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, जैसे चेन की टाइटनिंग है, फिर केबल पुली जो है उसकी लेंथ जो है एक्सटेंड हो गई तो समय समय पे उसकी टाइटनिंग करनी पड़ती थी, जो केबल था हमारा। फिर पुली है, पुली गिर गया उसमें प्ले आ गया तो उसकी वजह से जो है प्रॉपर ग्रीसिंग वगैरह करनी पड़ती थी। लेकिन जब फ्लाई बाय वायर सिस्टम में आया तो ये सारी सिस्टम ही खत्म हो गई। पावर पैक है हमारा, वो उसमें मोटर लगा हुआ है, मोटर जल गया हटा दो पावर पैक को, ले आकर के दूसरा लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेंटेनेंस टाइम भी हमारा रिड्यूस हो गया, कम समय में मेंटेनेंस हो जाता है, ज्यादा समय एयरक्राफ्ट को ग्राउंड नहीं रहना पड़ता है। गस्ट लोड एलिवेशन, गस्ट लोड एलिवेशन हमारा क्या होता है कि ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम आने से हमारा गस्ट लोड एलिवेशन हो गया, कि जैसे कि गस्ट मतलब कि हवा का झोंका आ रहा है तो एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी को, मैनेवरेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है कि एयरक्राफ्ट जो हमारा इधर उधर जाने ना पाए, इसलिए गस्ट लोड एलिवेशन। अनदर एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ द फ्लाई बाय वायर सिस्टम व्हिच हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर सम इयर्स दैट इट मे बी यूज्ड टू कंट्रोल द एलेरॉन्स इन अ मैनर व्हिच विल एलिवेट द इफेक्ट ऑफ विंड गस्ट। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में हमने क्या कर दिया कि एटीट्यूड लॉक लगा दिया, ठीक है, एटीट्यूड को होल्ड कर दिया। अब ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा वो एटीट्यूड को होल्ड किया हुआ है, मतलब कि जिस एटीट्यूड पे हमारा एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई कर रहा है अब उसी पे फ्लाई करेगा, ना तो जरा सा रोल करेगा, ना तो जरा सा पिच करेगा, ना ही थोड़ा सा भी यो करेगा, उसका एटीट्यूड जो है लॉक हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है क्या होगा कि अगर कोई हवा का झोंका आता है जो एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा रोल करवाने की कोशिश करता है तो ऑटो पायलट उस चीज को सेंस कर लेगा थ्रू द
IRS INS, जो INS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम में हमारा 3 एक्सेलेरोमीटर 3 जाइरोस्कोप्स लगे हुए हैं, तुरंत इस चीज को सेंस कर लेंगे और वहां से ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के कंप्यूटर को सिग्नल जाएगा और वो क्या करेगा, उसके जस्ट अपोजिट जो है मैन्यूवर को परफॉर्म करेगा, जिससे कि जो हवा का झोंका उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा था वो चीज अब नहीं होगी। तो फ्लाई बाय वायर सिस्टम आने से ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम आया, ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम आने से हमको गस्ट लोड एलिवेशन मिला। फिर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मैन्यूवर इनवेलप प्रोटेक्शन, तो एक जो हमारा ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें एक इनवेलप प्रोटेक्शन भी मिलती है। इन मोस्ट कमर्शियल टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट द कंट्रोल सिस्टम आर सच दैट मैन्यूवर्स कैन बी इनिशिएटेड व्हिच वुड be beyond the flight maneuver limits. These cause aircraft requiring the normal course of their operation with fly-by-wire control aircraft. How the pilot demand precise control surface deflection from the computer that are programmed such that the command signal generated from the particular created and distributed are tailored to match the flight criteria established for a particular type of aircraft. एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं किस तरीके से, एक ये इनवेलप क्रिएट किया हुआ है कि इतने स्पीड पे जो हमारा ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है वो इस चीज की सेंसिंग करता रहता है कि हमारा अब जो है एयरक्राफ्ट इतने एल्टीट्यूड पे इतने स्पीड से फ्लाइंग कर रहा है। जिस तरीके से हम लोग रडर लिमिटर में पढ़ा था कि वही कंट्रोल सरफेस है हमारा, ठीक है, 30 डिग्री मूव कर रहा है लो स्पीड पे और हाई स्पीड पे केवल 7 डिग्री मूव कर रहा है। उसी तरीके से एलेरॉन भी है हमारा, उसी तरीके से एलिवेटर भी है हमारा। तो एक फिक्स एल्टीट्यूड पे फिक्स स्पीड पे आ जाने के बाद से जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा मतलब कि एक इनवेलप क्रिएट हो जाएगा कि हाँ इस इनवेलप से बाहर नहीं निकल सकते हो, ठीक है, एक इनवेलप क्रिएट हो जाएगा, प्रोटेक्शन आ जाएगा उसका कि पायलट चाह कर भी चाहे कि 30 डिग्री हम रडर को जो है कंट्रोल करवा दें, ठीक है, वो नहीं होगा। उससे एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा, हो सकता है कि एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाए। तो फ्लाई बाय वायर सिस्टम हमारा क्या करता है, एक इनवेलप क्रिएट करता है जिससे कि प्रोटेक्शन बना रहता है हमारा, फ्लाइट कंट्रोल सबसे बियॉन्ड द लिमिट जो है नहीं ऑपरेट होते हैं। हालांकि इन द केस ऑफ इमरजेंसी कुछ बोइंग के एयरक्राफ्ट में जो है ओवरराइड फंक्शन भी दिया है, ठीक है, दोनों पायलट मिलकर के क्या कर सकते हैं कि इस फंक्शन को जो है डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बोइंग के कुछ एयरक्राफ्ट में ये चीज मिलती है लेकिन एयरबस में अभी भी ऐसा चीज नहीं है उसमें, ठीक है, हो सकता है कि आगे आए। इम्प्रूव्ड हैंडलिंग, तो हैंडलिंग तो ऑटोमेटिक जो है इम्प्रूव हो जाती है कि ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा क्या करेगा कि पायलट को अब योग पे ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। फ्रॉम द पायलट व्यू पॉइंट परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ द फ्लाई बाय वायर सिस्टम इज द इंप्रूवमेंट इन हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो पायलट के नजरिए से अगर हम देखें तो सबसे मोस्ट एडवांटेज जो पायलट को मिला है फ्लाई बाय वायर सिस्टम आने से वो ये हुआ है कि जहाज को अब कंट्रोल करना क्या है, बहुत आसान है। द मेनी स्मॉल डिफिशियंसी in handling of even modern airliners can be eliminated through the efficient use of computer which can make the aircraft responses to control unit match exactly what the pilot would want them to be, ठीक है। तो अब क्या होता था कि जब हमारा मैकेनिकल चेन पुली सिस्टम था तो योक को जो है हमने क्या किया कि एलेरॉन को रोटेट किया लेफ्ट साइड टर्न करने के लिए, ठीक है, योक से हमने इनपुट दिया। तो उसमें क्या होता है कि चेन्स है पुलिस है तो उसमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और कई सारी चीजें होने की वजह से जो है जितना एग्जैक्ट था जितनी जरूरत थी हमको कि हम चाहते थे कि एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट जो हमारा 11 डिग्री ही रडर जो है ऑपरेट करे, वो चीजें नहीं मिल पाती थी। हो सकता था जो केबल था हमारा हाई टेम्परेचर में ऑपरेट करने की वजह से वो एक्सटेंड ही कर जाए, उसकी लेंथ जो है एक्सटेंड कर जाए, तो एकदम परफेक्ट जो है हम मैकेनिकल सिस्टम में डिजाइन नहीं कर पाते थे। लेकिन वो चीज फ्लाई बाय वायर सिस्टम से आने से क्या हुआ कि जो मोटर हमारा ऑपरेट कर रहा है वहां से इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहा है, इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू सिग्नल जा रहा है, वो मोटर जो क्या करेगा एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट उतने ही डिग्री जितना कि पायलट चाहता है उतना ही डिग्री रोटेट करेगा रडर हमारा, चाहे कोई भी फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस है तो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट जितना फ्लाइट जो चाहेगा उतना ही जो है हमारा रोटेट करेगा। इससे हैंडलिंग जो है इंप्रूव हो गई। फ्यूल सेविंग जो है हमारा, फ्यूल सेविंग में क्या है कि फ्यूल बचत होगी जब हमारा एयरक्राफ्ट एकदम अच्छे से उड़ेगा, कोई टर्बुलेंस नहीं क्रिएट होगा, ठीक है, सारे कंट्रोल सरफेस एकदम परफेक्टली ऑपरेट करेंगे तो हमारी फ्यूल सेविंग होगी। मोर कंपेलिंग कमर्शियल रीजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लाई बाय वायर और द पोटेंशियल ऑफ फ्यूल सेविंग टू बी मेड the aircraft to be flown at center of gravity position which would normally have the made the aircraft unacceptably unstable। तो सीजी की वजह से जो है कई सारी चीजें जो है अनएक्सेप्टेबल थी, एयरक्राफ्ट बैलेंस जो बिगड़ता था, लेकिन वो सारी चीजें जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम से कंट्रोल हो जाती हैं। अब तो हमारा योक भी जो है खत्म हो चुका है। अब हमारा क्या कैसे एयरक्राफ्ट फ्लाइंग करता है विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक, एक जॉयस्टिक टाइप का कंट्रोल होता है वो उसी से फ्लाइंग करता है। तो केवल जो है हमारा ये जितना ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है
फ्लाई बाय वायर का एडवांटेज पूछा जाएगा और फ्लाई बाय एडवांटेज पूछा जाएगा, उसमें से ये जो ग्रीन वाले जो दिख रहे हैं, इन्हीं ग्रीन वाले में से जो है एक ऑप्शन जो है हमारा उसमें रहेगा और वही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। तो ये जो है हमारा पेज नंबर 293 पे 292 पे हमको मिल जाएगा AFCS ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की बुक में। फिर हमारा बर्डन ट्यूब डायफ्राम। हाँ बताइए। ये हर एक इसका क्वेश्चन का मतलब ये नहीं क्या रेफरेंस नहीं लिखा है क्या इसका? नहीं लिखा है, वो रेफरेंस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास है क्या लिखा हुआ? हाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सारे चीजों का नहीं लिखा हुआ है, वो रफली लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ तो होगा तो भेज देना ताकि मतलब हम जब सॉल्व करते टाइम तो हमें पता चलेगा मतलब। अरे आप सॉल्व कीजिए, ग्रुप में क्वेश्चन पुटअप कीजिए, वहां पर रेफरेंस तो ऑलरेडी मिलेगा ही आपको, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन का रेफरेंस मैंने नहीं लिखा है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है उसमें छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ, उसका रेफरेंस मिलेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत ज्यादा तो स्पीड से हम लोग चल भी नहीं रहे। दिन में आप 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर भी आप बोल सकते हैं कि ये सेशन है, उसमें क्वेश्चन नंबर ये बताइए, मैं उसका रेफरेंस ग्रुप में जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं हमारे साथ साथ, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। बर्डन ट्यूब डायफ्राम बेलो है क्या? ये जो बर्डन ट्यूब है, डायफ्राम है, बेलो है, ये हमारा है क्या? तो ये हमारे प्रेशर सेंसिंग डिवाइसेस है, मैकेनिकल प्रेशर सेंसिंग डिवाइसेस बोलते हैं इसको। ये आशा में हमको मिल जाएगा 8.9 पे। प्रेशर मेजरमेंट्स, ठीक है। तो अभी तो लेटेस्ट में जो हमारा ESI VSI सारे डिजिटलाइज हो गए हैं, MFD पे उनका इंडिकेशन आता है, पिटॉट ट्यूब जो है सबका ये डाटा कंप्यूटर से होकर के उसका सिग्नल जाते हैं। तो बर्डन ट्यूब डायफ्राम एनेरॉइड बेलो आर द मैकेनिकल प्रेशर सेंसिंग डिवाइसेस। तो ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द मैकेनिकल प्रेशर सेंसिंग डिवाइसेस। तो प्रेशर सेंस करने के लिए साथ ही साथ वो मैकेनिकल भी हो, तो हम क्या यूज करते हैं? बर्डन ट्यूब यूज करते हैं, डायफ्राम यूज करते हैं, एनेरॉइड यूज करते हैं, बेलोज यूज करते हैं, आर मैकेनिकल प्रेशर सेंसिंग डिवाइसेस। एक्चुअली जो हमारा डायफ्राम होता है, कई सारे लेयर से जब हम डायफ्राम को बना देते हैं तो उससे हमारा बेलो क्रिएट होता है, ठीक है। बर्डन ट्यूब होती है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है, ये हमारी बर्डन ट्यूब होती है। इसके अंदर जो है ये जो येलो कलर से शो हो रहा है वो हमारी बर्डन ट्यूब है। ये इंडिकेशन देती है, जस्ट उसी के पीछे लगी होती है, डायल के पीछे। सेम उसी तरीके से होता है और उसी तरीके से जो है बेलो का भी बनता है, इस तरीके कई सारे डायफ्राम को मिला करके, ठीक है। तो ये सारे क्या है? मैकेनिकल प्रेशर सेंसिंग डिवाइसेस है, प्रेशर पे ऑपरेट होते हैं। प्रेशर जब हमारा कम होता है, ज्यादा होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो है ये इन्फ्लेट होते हैं, डिफ्लेट होते हैं, और इन्फ्लेट डिफ्लेट होकर के क्या ट्रांसफर करते हैं? मैकेनिकल मूवमेंट ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है बीच में एक रॉड लगी हुई है, उससे क्या है कि मैकेनिकल मूवमेंट ट्रांसमिट हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जो है डायल जो सुई होती है हमारी, डायल नीडल्स लगी होती है, तो उसको रोटेट करवाने का जो काम होता है, यही सारे प्रेशर सेंसिंग मैकेनिज्म का काम होता है। तो टेम्परेचर के लिए भी अलग अलग तरीके से व्यवस्था दी गई है, और प्रेशर के लिए भी तो कई सारे ASI VSI, उन सारे जो भी हमारे इंडिकेटर्स हैं कन्वेंशनल जो पहले यूज होते हैं, उसमें ये सारी चीजें मैकेनिकल प्रेशर सेंसिंग डिवाइसेस जो है लगी होती थी। तो हमारे बर्डन ट्यूब डायफ्राम एनेरॉइड बेलो जो है हमारा क्या है? वो हमारा मैकेनिकल प्रेशर सेंसिंग डिवाइस है, पेज नंबर 8.8 पे ये आशा में मिल जाएगा। फिर है हमारा ईयर डाटा प्रोब, पिटॉट स्टैटिक आर हीटेड, हीटिंग एलिमेंट करंट वायर्ड थ्रू द कंडक्टिव एलिमेंट। तो सिंपल सा, जब भी ईयर डाटा प्रोब की हीटिंग की बात आए, इलेक्ट्रिकल हीटिंग ही होती है हमारी पिटॉट ट्यूब में, स्टैटिक ट्यूब में, ठीक है। जितनी भी ट्यूब्स होती हैं, ईयर डाटा सेंसर जितने होते हैं, उनमें हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग होती है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विंग टिप स्टॉल इज प्रिवेंटेड बाय। क्वेश्चन नंबर 16 को जो है हम इसको कल देखेंगे। आगे देखते हैं MTCS इमरजेंसी लाइटिंग। तो वो जो स्केप लाइट वाला क्वेश्चन था ना इमरजेंसी लाइटिंग में, वही क्वेश्चन है यहाँ पर भी हमारा कि इमरजेंसी लाइटिंग में हम जो है क्या यूज करते हैं? वो इसेंशियल लाइट्स के था, यहाँ पे इमरजेंसी लाइटिंग के रिगार्डिंग है। तो कुछ ऐसी लाइट्स दी रही होंगी जो हमारी इमरजेंसी टाइम पे यूज होती है, या फिर हो सकता है कि इसमें कोई स्टेटमेंट लिखा हो कि इमरजेंसी लाइटिंग जो होती है हमारी वो बैटरी से कनेक्टेड होती है, मतलब कि जिसको हम कौन सी बस बोलते हैं, हॉट बस बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। तो उससे जो है हमारा बैटरी से कनेक्टेड होता है, तो वहां से सप्लाई आती है। वाव सेंड सिग्नल टू द वाव कार्ड,
बताइए क्वेश्चन 18 का आंसर डिजिटल क्या होगा? एनालॉग। एनालॉग होगा, ठीक है। वाव से होता है, वो वाव कार्ड को एनालॉग सिग्नल सेंड करता है, और ये जो वाव कार्ड है हमारा फिर बाकी सारे अदर सिस्टम से डिजिटली कम्युनिकेट करता है। फिर हमारा बाइट, बिल्ट इन टेस्ट इक्विपमेंट, डिटेक्ट फॉल्ट इन एनी सिस्टम। बाइट का जो काम है हमारा क्या है, तो देखते हैं। चैप्टर 10 जो मैं बता रहा था कि आप लोग पढ़िएगा 1, 7, 10 एंड 19, ठीक है। 10 जो है हमारा ऑन बोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम ATA45, बिल्ट इन टेस्ट इक्विपमेंट, इसमें कितनी रैम होती है, कितने डाटा को स्टोर कर सकता है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे दे रखी है। वहां से नए नए सेशंस में जो है अब जो है ट्रेंड नया चला है, और यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, पहले के पेपर्स में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए हाईलाइट नहीं है, बाइट का काम क्या होता है? द टिपिकल बाइट फंक्शन इनिशिएटेड बाय द सीएमसी। यही चीज है हमारी कि जो सेंट्रल मेंटेनेंस कंप्यूटर होता है, एक्चुअली जो है हमारा कि जब एयरक्राफ्ट हमारा जब ऑन होता है, ठीक है, तो उसमें नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, VHF1, VHF2, GPS, वेरियस सिस्टम्स लगे हुए हैं। सारे सारे सिस्टम जो है उसका अपना अपना जो है LRU है, सारे सिस्टम का जो है अपना अपना सिस्टम है एक, और सारे सिस्टम में क्या लगा हुआ है? बाइट लगा हुआ है, बिल्ट इन टेस्ट इक्विपमेंट, ठीक है। वो बाइट को इनिशिएट करता है, और उसका जो ट्रिगरिंग है वो कैसे होता है कि जैसे ही एयरक्राफ्ट को हम ऑन करेंगे तो उसमें हमारा CMC जो लगा हुआ है, सेंट्रल मेंटेनेंस कंप्यूटर, वो सेंट्रल मेंटेनेंस कंप्यूटर क्या करेगा? सारे LRU, सारे सिस्टम्स में एक सिग्नल ट्रिगर करेगा, जिस सिग्नल ट्रिगर करने की वजह से हमारा बिल्ट इन टेस्ट इक्विपमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर सिस्टम का जो है ऑन हो जाएगा, और वो क्या करेगा? सेल्फ एनालाइज करेगा, खुद के सिस्टम में फॉल्ट को ढूंढेगा। नेविगेशन सिस्टम है वो अपने पूरे सारे सिस्टम को चेक करेगा कि कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है हमारे सिस्टम में, पूरा सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इसी तरीके से फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा। प्रेशराइजेशन सिस्टम का जो कंप्यूटर है वो भी अपना इसी तरीके से चेक करेगा। सारे सिस्टम्स क्या करेंगे? खुद के बिल्ट इन टेस्ट इक्विपमेंट को टर्न ऑन कर लेंगे, और ट्रिगर सिग्नल कहां से जाएगा? हमारा CMC सेंड करेगा। The typical byte function initiated by the CMC serve to detect the fault, isolate the faulty unit and record the fault parameters। तो अब क्या होगा कि जैसे कि नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रेशराइजेशन सिस्टम, सबका अपना अपना एक कंप्यूटर है। जैसे कि फ्यूल टोटलाइजर हमारा एक कंप्यूटर है छोटा सा, फिर जैसे कि हमारा एक वाव कार्ड हमारा एक छोटा सा कंप्यूटर, सबके पास सिग्नल जाएगा, सारे के सारे एक साथ चेक होंगे, बहुत कम समय में हो जाता है। वो सारे एक साथ बिल्ट इन टेस्ट इक्विपमेंट उसका टेस्टिंग करेगा, और टेस्ट करके अगर कोई फॉल्ट डिटेक्ट हुआ तुरंत उसकी रिपोर्टिंग कहाँ करेंगे सिस्टम? CMC को। अब जो CMC है वो क्या करेगा? वापस से वो फॉल्ट को देखेगा, ठीक है। जैसे नेविगेशन सिस्टम है उसमें उसका कोई स्टैंड बाई है तो ठीक है, जैसे कि हमारे सिंबल जनरेटर्स मान लेते हैं, जैसे PFD, MFD, PFD हो गई, MFD हो गई, ND डिस्प्ले है, तो उसके सिंबल जनरेटर जो उनमें डिस्प्ले आ रहा है उसके कंप्यूटर्स होते हैं कि उसके डिस्प्ले को, तो अगर CMC को फॉल्ट मिला, जो हमारा PFD थी वो ऑटोमेटिक बिल्ट इन टेस्ट इक्विपमेंट ने उसको टेस्ट किया, टेस्ट करके बताया कि इसका जो सिंबल जनरेटर जो है हमारा खराब हो गया है। सिग्नल जनरेटर खराब हो गया तो जो CMC है वो क्या करेगा? एक वापस से प्रोसेस करके सिग्नल जनरेट करेगा कि अब जो है उस सिस्टम को आइसोलेट कर दो, मतलब कि वो जिस सिंबल जनरेटर से हमारा PFD चल रही थी उस सिंबल जनरेटर से अब हमारी वो PFD नहीं चलेगी, और साथ ही साथ स्टैंड बाई को टर्न ऑन कर दो। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारा? आइसोलेट द फॉल्टी यूनिट, फॉल्टी यूनिट को आइसोलेट करता है, साथ ही साथ स्टैंड बाई यूनिट को ऑन भी करता है, और रिकॉर्ड करता है फॉल्ट पैरामीटर्स को। दूसरे बुक्स में पढ़ेंगे बाइट के बारे में, तो वहां पे जो है इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि इंटर कम्युनिकेशन जो है हमारा CMC के बीच में कैसे होता है बाइट के साथ, ठीक है। तो और क्या क्या फंक्शनिंग होती है। इनिशियल पावर ऑफ टेस्ट, तो इनिशियल पावर टेस्ट में क्या होता है कि कैसे कैसे सारे सिस्टम चेक होते हैं। साइक्लिक कॉन्टिन्यूस टेस्ट, बीच में जो है बिल्ट इन टेस्ट इक्विपमेंट भी हमारा टर्न ऑन होता रहता है ताकि कॉन्टिन्यूस यूज के टाइम पे अगर कोई फेलियर आ गया। इंटरप्टिव मेंटेनेंस टेस्ट में तो एयरक्राफ्ट हमारा ऑन ग्राउंड है और टिपिकल CMC से ट्रिगर किया जाएगा एक कंपोनेंट को चेक करने के लिए, तो मेंटेनेंस क्रू भी इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बाइट और CMC जो है मिलजुल के एक साथ करते हैं। CMC हमारा कंप्यूटर है, वो सारे बाइट की ट्रिगरिंग एक साथ करता है और चेक करता है कि सिस्टम उसके रिगार्डिंग जो है उस सिस्टम को आइसोलेट करना, उस सिस्टम के स्टैंड बाई को टर्न ऑन करना, सारे सिस्टम ऑटोमेटिक करने के लिए। तो बाइट का काम क्या है? डिटेक्ट द फॉल्ट,
आइसोलेट द फॉल्टी कंपोनेंट, टर्न ऑन द स्टैंड बाय सिस्टम, रिकॉर्ड द फॉल्ट पैरामीटर। साथ ही साथ जो सीएमसी कंप्यूटर है हमारा, वो फॉल्ट पैरामीटर्स को भी रिकॉर्ड करता है कि कहाँ कहाँ फॉल्ट आई है। ठीक है, तो फॉल्ट आई हुई है तो उसके रिगार्डिंग जो है उसमें एक प्रिंटर भी लगा होता है हमारे बड़े एयरक्राफ्ट में, तो उस प्रिंटर से सीएमसी के थ्रू कमांड दे करके जो एमसीडी होता है हमारा, वहां के थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो हमारा मेंटेनेंस क्रू है, कमांड दे करके वो प्रिंट भी ले सकते हैं कि सीएमसी के थ्रू कहाँ पे फॉल्ट जनरेट हुई है। फिर हमारा इन मॉडर्न टॉयलेट सिस्टम, वैक्यूम वेस्ट रिमूव द वेस्ट विथ सक्शन एंड डिपॉजिट द वेस्ट सिस्टम इन द टैंक। 19.6 में मिल जाएगा हमको ये आशा। एक पेपर हम लोगों ने पूरा डिस्कस भी कर लिया, और चैप्टर नंबर 20 से लेकर 22 तक कोई क्वेश्चन हमको अभी तक आईएमए के रिगार्डिंग, केबिन सिस्टम के रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग जो है हमको नहीं मिला है। ठीक है, इसलिए उस अभी तक वो पोर्शन जो है हमारा डीसीए ने उसको टच नहीं किया है। भाई बताइए। ये जो मतलब पिछले क्वेश्चन पेपर में 130 क्वेश्चन थे, जो बाकी के 50 क्वेश्चन थे उसमें से मतलब उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं थे क्या? नहीं, मैं बताता हूँ एक्चुअली जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं थे क्या? नहीं, मैं बताता हूँ एक्चुअली जो क्वेश्चन रह जाते हैं ना, वो वही क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो रिपीट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कम से कम 6-7 बार सारे प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर लिया, तो उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन जो बचे रहते हैं, ठीक है, 180 क्वेश्चन में से कहीं भी आपको जो है क्वेश्चन पूरा 160 170 देखने को नहीं जल्दी मिलता है। केवल 130 150 140 एक दो पेपर में जो है 165 तक रीच। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन जो छूट जाते हैं ना, वो मेनली वही रिपीटेड होते हैं, वो नए क्वेश्चन। द वेस्ट टैंक, तो जो हमारा एयरक्राफ्ट में बड़ी लेबोरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, उसके लिए टॉयलेट सिस्टम जो होता है उसमें वेस्ट टैंक रिमोटली लोकेटेड बिलो द गेट। इलेक्ट्रिक, तो जब हमारा ये अभी 16,000 फीट की ऊंचाई पे नहीं पहुंचा, तो हम किस चीज पे वैक्यूम ब्लोअर का यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग द सक्शन, जिससे कि फ्लशिंग जो है पॉसिबल हो सके एयरक्राफ्ट में। ठीक है, तो 16,000 फीट के नीचे जो है हमारा किससे वैक्यूम ब्लोअर की हेल्प से हम सक्शन को क्रिएट करते हैं बाय। और 16,000 फीट के बाद से क्या होता है, एंड बाय द डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन द केबिन प्रेशर एंड आउटसाइड एयर प्रेशर अबव द 16,000 फीट। ठीक है, तो 16,000 फीट के ऊपर हम क्या करते हैं कि जो सक्शन रिक्वायर्ड होता है टॉयलेट फ्लशिंग के लिए, वो सक्शन किससे क्रिएट होता है, डिफरेंशियल प्रेशर, मतलब कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर और केबिन का जो प्रेशर होता है उसके बीच में। एयरक्राफ्ट का केबिन के प्रेशर जो है अंदर जो है ज्यादा है, बाहर का जो प्रेशर है वो कम है, तो अंदर की जो एयर है वो क्या चाहेगी, बाहर निकलना, तो उसकी उसी डिफरेंशियल प्रेशर की हेल्प से हम क्या करते हैं, फ्लशिंग पॉसिबल हो पाता है विदाउट यूजिंग द वैक्यूम मोटर या फिर जो भी हमारा पंप है उसकी बिना हेल्प के डिफरेंशियल प्रेशर से ही हमारा क्या होता है कि सक्शन क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम चेक बैरोमेट्रिक स्विच कंट्रोल द ब्लोअर, वैक्यूम चेक वाल्व आर यूज्ड टू प्रिवेंट द रिवर्स एयर फ्लो थ्रू द वैक्यूम ब्लोअर बाईपास। ठीक है, तो जो हमारा वैक्यूम बैरोमेट्रिक स्विच है, तो बैरोमेट्रिक स्विच इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक एनोरॉइड होगी, ठीक है, जो एक्सपैंड करेगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी विद द, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है रिड्यूस होगा या फिर इंक्रीज होगा, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो एनोरॉइड जो है एक्सपेंड करेगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो वहां से मोशन ट्रांसमिट होगा, और मोशन ट्रांसमिट होकर के वो क्या होगा कि स्विच को ऑफ कर देगी। तो जैसे ही 16,000 फीट पे जो हमारा एयरक्राफ्ट रीच कर जाएगा, तो वो एनोरॉइड जो एक्सपेंड होकर के क्या करेगा, वैक्यूम ब्लोअर जो था हमारा उसको टर्न ऑफ कर देगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या था हमारा, वाटर वेस्ट ड्रेन, क्वेश्चन 20 इन मॉडर्न टॉयलेट सिस्टम, तो वैक्यूम वेस्ट रिमूव वेस्ट विद सक्शन एंड डिपॉजिट टू द वेस्ट
स्टोरिंग टैंक, तो वेस्ट होल्डिंग टैंक जो होता है उसमें हमारा जाकर के इकट्ठा हो जाता है और सक्शन से होता है। सक्शन कैसे जनरेट होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। बाकी वेस्ट होल्डिंग टैंक के रिगार्डिंग लाइन यहाँ पे और लिखी होगी, ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर ही लिखी हुई है, वैक्यूम वेस्ट सिस्टम रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द टॉयलेट विद द सक्शन एंड डिपॉजिट इन द वेस्ट होल्डिंग टैंक। और वेस्ट होल्डिंग टैंक हमारा कहाँ होता है, केबिन फ्लोर के अंडर में होता है। तो यही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आया होगा, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का सेशन जो है 20 क्वेश्चन जो है हो गया हमारा, ठीक है। 20 क्वेश्चन के बाद से जो है कल डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन जो है हम यहीं पे दी एंड करते हैं।